नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक पर, न्याय का। वो है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। कल अपन ने जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ा था, अरस्तु के बारे में, प्लेटोज वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़ लिया। ये लास्ट वीडियो हो सकता है इसी लेसन का। और इसके अंदर अपन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो न्याय के क्या क्या स्रोत हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के अंदर प्राचीन भारतीय राजनीति की बात करते हैं। और तो प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के साथ में एक तरफ अपन प्लेटो को लेते हैं। इन दोनों का अगर कंपेयर करें या इन दोनों के बीच में तुलनात्मक दृष्टि से अगर अपन अध्ययन करें तो हमें एक बात इधर से याद है, वो है हमारा धर्म, और इधर जो प्लेटो का न्याय। ठीक है, ये जो दोनों एक ही बात पर बल देते हैं, वो बात है कर्तव्य पालन। अर्थात हमारा धर्म भी इतना पुराना धर्म है, और प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था थी वो भी हमारे धर्म से रिलेटेड है। ऐसा भी है कि प्लेटो भारत में एक बार भ्रमण करने के लिए आए थे, और यहाँ पर आते ही इन्होंने मनुस्मृति, मनु की जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित मनुस्मृति लिखी गई थी, और मनुस्मृति का इन्होंने अध्ययन किया, और मनु की जो वर्ण व्यवस्था थी उनसे ये प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद इन्होंने जो न्याय के नियम बनाए थे वो उसी से बनाए थे। तो जो मनु वर्ण व्यवस्था में जो बात करता है वो कर्तव्य पालन की करता है, इसलिए ये भी जो अपने न्याय का आधार स्तंभ भी कर्तव्य पालन को बताता है। और जो हमारा धर्म है ये भी कर्तव्य पालन को ही न्याय का आधार बताता है। कर्तव्य पालन का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, दूसरों के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करना। दूसरों के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करना क्या कहलाता है? कर्तव्य पालन। हमारा धर्म भी यही कहता है। और प्राचीन राजनीति के अंदर प्लेटो से लेकर आज तक जितने भी विद्वान आए उन सब ने यही कहा। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों का जो न्याय है वो मिलता जुलता ही है। ठीक है, प्राचीन भारत का न्याय और अपना न्याय। उसके बाद में एक अपन ने धर्म की जो बात कही तो वो समाज को कहीं न कहीं जोड़ने की बात करता है, और ये कहता है कि समाज में सामंजस्य रहना, सामंजस्य की बात करता है, और कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये बात हमारे धर्म में लिखी गई है या धर्म कहता है। एक शब्द था, ये अवधारणा जो अपनी है ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने की मूल मंत्र है। ये तो बात आपको भी पता है, मूल मंत्र ही तो है। धर्म नहीं होता तो क्या आज अपने समाज में सहयोग, भाईचारा, ये सामंजस्य स्थापित कर पाते? नहीं कर पाते। आप धर्म को मानते हैं, धर्म की जो विचारधारा है उनको मानते हैं, इसीलिए तो आप धर्म का सपोर्ट करते हैं। अब आगे की बात है, एक है स्वधर्म। स्वधर्म भी यही कहता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये भी कर्तव्य पालन की बात करता है। अब इसमें एक बात कहते हैं कि व्यक्ति के अधिकार और विशेष अधिकार की उत्पत्ति भी किससे होती है? इसका पालन करने से। इसका मतलब कर्तव्य का पालन करने से।
यानी कि व्यक्ति के जितने भी अधिकार हैं और कुछ विशेष अधिकार, जैसे महाराजा राजा महाराजाओं के अधिकार होते हैं, अभी वर्तमान में सरकार के जो मंत्री वगैरह हैं, एमएलए वगैरह हैं, उनके अधिकार विशेष अधिकार हैं। ये सभी अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें स्वधर्म से प्राप्त होते हैं, हमारे धर्म से ही मिलते हैं। उसके बाद और भी हमारे जितने भी ये विद्वान थे, राजनीतिज्ञ थे, मनु थे, कौटिल्य था, मनु, कौटिल्य, इसको चाणक्य भी कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, शुक्र, बृहस्पति, मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति और जैसे विद्वान आए और उन्होंने भी यही बात की। अपन और भी नाम लिख सकते हैं, विदुर है, भारद्वाज है, ठीक है। ये सभी राजनीति के चिंतक थे। इन्होंने सभी ने यही कहा कि ये सभी थे, इन सभी ने न्याय को ही महत्वपूर्ण माना, ठीक है। चाहे कौटिल्य हो, मनु हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, विदुर हो, इन सभी ने न्याय को ही सबसे महत्वपूर्ण विषय माना राजनीति का। और इन्होंने कहा कि जहाँ अपन प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो ने भी राजनीति के अंदर न्याय को स्वीकार किया। और उसके बाद अपन बात करते हैं और भी अवधारणाएं आई थी। प्लेटो न्याय के राजनीतिक और सामाजिक को स्वीकार करता है, वहीं पर जो हमारे ये भारतीय चिंतन में न्याय की अवधारणा में कानूनी स्वरूप को स्वीकार किया। ये एक तरफ न्याय को स्वीकार करते हैं, लेकिन भारत की जो राजनीति है वर्तमान की देखें तो वहां पर कानूनी स्वरूप को स्वीकार किया गया है, कानूनी रूप से न्याय किया जाएगा, ये ऐसी बात भी कहते हैं। और मनु और कौटिल्य थे, वो ये दोनों विद्वान मनु और कौटिल्य थे, इन्होंने निष्पक्ष न्याय पर बल दिया और निष्पक्ष न्याय की बात की। अब अपन पढ़ते हैं न्याय के रूप, विविध रूप क्या क्या है वो। न्याय के रूप में अपन परंपरागत दृष्टि से देखते हैं तो दो न्याय के रूप थे। दो न्याय के रूप कौन कौन से थे? तो एक था नैतिक न्याय और दूसरा था कानूनी न्याय। ये दो नियम परंपरागत दृष्टि से, यानी कि परंपरा से चले आ रहे, पीछे प्राचीन काल की देन है। अब उसके बाद अभी वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो न्याय के और भी रूप हो गए हैं। तो वो रूप इसमें कौन कौन से शामिल हो गए? एक तो सामाजिक न्याय हो गया, एक आर्थिक न्याय भी हो गया और इसमें शामिल हो गए। एक सामाजिक कह सकते हैं, एक आर्थिक कह सकते हैं और एक राजनीतिक भी कह सकते हैं। और राजनीति को अगर दो भागों में लिखें तो एक तरफ कानूनी न्याय और एक तरफ राजनीतिक न्याय, ठीक है। इतने सारे न्याय और ऐड हो गए वर्तमान में। अपनी बुक में ये न्याय दे रखे हैं, अब इनको विस्तार 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहली बात है नैतिक न्याय की। अब जो नैतिक न्याय है, ये न्याय की क्या है? मूल अवधारणा। ये मूल अवधारणा है, सभी न्याय की जड़ है ये नैतिक न्याय है। अब नैतिक न्याय आप किसे कहेंगे? तो नैतिक न्याय से तात्पर्य है कि मैंने पहले भी बता रखा है कि जो न्याय है वो नैतिक न्याय की बात करते हैं। तो नैतिक न्याय में सबसे पहले एक बात याद रखना, जिसमें सत्य, अहिंसा, परोपकार की भावना, ठीक है, अन्य जितने भी ये सद्गुण दिखाई देते हैं वो नैतिकता के अंदर आता है। और ऐसे व्यक्ति होंगे जो नैतिक नियम बनाएंगे, नैतिकता के नियम बनाएंगे। और ये जो नैतिकता के नियम बनाते हैं वो ऐसे गुणों से रोतप्रोत होंगे, मतलब अपन कहते हैं कि व्यक्ति सदाचारी होगा।
सदा सारे व्यक्ति ही नैतिकता का नियम बनाएगा, अन्य व्यक्ति नहीं बनाएंगे। अब ये जो नियम है ये अपरिवर्तनीय है। ये एक बार जो बन गया सो बन गया, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम अपरिवर्तनीय है, ये न्याय अपरिवर्तनीय है। और ये न्याय हमेशा याद रखना प्रकृति की देन है, प्राकृतिक न्याय है। और ये प्राकृतिक नियमों के अकॉर्डिंग चलेगा और प्राकृतिक अधिकारों की बात करेगा। और उसके बाद ये व्यक्ति के आपस में जो संबंध होते हैं उनको अच्छा बनाने का प्रयास करता है। अब ये एक और लिख देते हैं, व्यक्ति के संबंधों को निरूपित भी करता है। अगला अपन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कानूनी न्याय। इसी को राजनीतिक भाषा में कहें तो ये न्याय व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है इसको राजनीतिक भाषा के अंदर। और एक बात, इसमें क्या होंगे, नियम होंगे प्लस कानून होंगे, उसी को अपन कानूनी न्याय कह सकते हैं। और ये भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर होते हैं। और ये जो नियम और कानून होंगे इनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। ये जो कानूनी न्याय है ये जो व्यक्ति राज्य के अंदर निवास करता है उसको मानना ही पड़ेगा, उसी को अपन कहते हैं कानूनी न्याय। देखिए आप घर में रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर घर में रहते हैं, आपके घर वालों ने, आपके सर्वे सर्वा मुखिया पापा जी हैं, और पापा जी ने कह दिया कि रात को 10 बजे के बाद घर में नहीं आना, तो ये आपके लिए नियम बन गया, आप इन नियमों को फॉलो करते हैं। अगर बाई चांस कभी आपके 11 बज जाते हैं और अर्थात ये कि आपने नियम तोड़ दिया, और नियम तोड़ दिया मतलब ये बाध्यकारी था मानना, और नियम तोड़ा मतलब आपको दंड मिलेगा। और वो दंड किस प्रकार का होगा वो आप समझ ही सकते हैं, अपने अपने पापा की परिभाषा में दंड अलग अलग होते हैं। ठीक है, कभी हाँ ये है आपको दंड मिल रहा है और ऊपर से जज आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपके मम्मी जी, तो आपकी थोड़ी सी व्यवस्था के अंदर सुधार भी हो सकता है, दंड व्यवस्था में हो सकता है। दंड की प्रकृति को बदलते बदलते दंड ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और वही दंड फिर दूसरे दिन लागू होने के लिए तैयार रहना। अब अपन बात करते हैं आर्थिक न्याय की, नहीं सॉरी कानूनी न्याय हो गया, अब नैतिक न्याय हो गया, कानूनी न्याय हो गया। अब अपन पढ़ेंगे ये वाला जो राजनीतिक न्याय है वो, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, इसको पढ़ते जाएंगे। अब जो राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो राजनीतिक न्याय के अंदर अपन सबसे पहले एक बात याद रखेंगे कि ये जहां पर लोकतंत्र स्थापित है वहां पर होता है। ठीक है, जिस देश के अंदर प्रजातांत्रिक प्रणाली पाई जाती है वहां पर ये पाया जाता है। और ये न्याय हमेशा समानता पर बल देता है। ठीक है, ये न्याय हमेशा समानता पर बल देता है। और इसके बाद में इसमें वो सभी अधिकार और अवसर शामिल कर दिए जाते हैं, वो सभी अवसर मिलते हैं, और इसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। राजनीति के अंदर इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात ये है कि राज्य क्या करेगा, ये जो न्याय है राज्य की तौर से होता है और ये सभी के कल्याण की बात करेगा। ये अपने दादाजी वाला न्याय है,
आपको अगर पापा जी वगैरह कोई भी पीटते हैं तो आपका सुप्रीम कोर्ट कौन है? आपके दादाजी या दादी जी या फिर मम्मी है। वहां पर आप जाते हैं सिफारिश करने के लिए। वहां पर किसी भी बेटे के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। वहां पर इक्वल अधिकार मिलते हैं। शायद दो भाई बहनों में झगड़ा हो जाते हैं और झगड़ा होने के बाद आप जाते हैं अपने मम्मी जी के पास में या फिर पापा के पास में भी चले जाते हैं, लेकिन पापा के पास जाना मत। अगर बहन भाई का झगड़ा है तो बहन का सपोर्ट ज्यादा लिया जाएगा। तो आप सीधे मम्मी के पास गए तो भाई का सपोर्ट ज्यादा, तो आप जाएंगे कहाँ? दादाजी के पास। वहां पर आपको बिना भेदभाव का न्याय मिलेगा। हो सकता है दोनों को चॉकलेट दे के भी खुश कर सकते हैं। तो ये है अपना राजनीतिक न्याय। अब इस पर सभी के कल्याण की बात होती है इस न्याय में। और ये भी मैंने बता दिया कि जो ये न्याय है ये हमेशा कहां पर दिखाई देता है? ये न्याय राजनीतिक न्याय है, ये दिखाई देगा तो लोकतांत्रिक देश है वहां पर। अब साहब इस न्याय को प्राप्त करने के साधन क्या है? तो वो है वयस्क मताधिकार। आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप वोटिंग दे सकते हैं। चुनाव लड़ने की जो एज है वो 21 साल होगी। हमारा जो वयस्क मताधिकार का जो अधिकार था, और उसके बाद आपको एक अवसर की समानता भी दी जाएगी। आप किसी भी नौकरी को भी प्राप्त कर सकता है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, समान अवसर दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे तो वो देखेंगे ये जो न्याय है आखिरकार में कहाँ पाया जाता है? जहां पर संविधान होगा जिस देश के अंदर, वहां पर ऐसे न्याय पाए जाते हैं। और ऐसे न्याय में आप सरकारी पदों की बात करेंगे, जो सार्वजनिक पद होंगे उन पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। समान अवसर से आपको पद प्राप्ति ग्रहण करने के लिए बोला जाएगा। और अन्य गुण देखते हैं तो अन्य गुण ये हैं कि इसमें आरक्षण प्रणाली भी है, विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। विशेष अधिकारों का भी इसमें प्रावधान होता है। और विशेष अधिकार जैसे होते हैं जैसे जॉन रॉल्स ने बताए थे, लेकिन वो सिद्धांत इस पे लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें विशेष अधिकार जैसे कोई न्याय नहीं होता है। सभी को इक्वल समझा जाएगा बिना भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, सभी के कल्याण की बात करते हैं, बिना किसी भेदभाव के। सार्वजनिक पदों में कोई भेदभाव नहीं होगा। और संविधान की जहां पर संविधान होगा वहां पर ये न्याय पाया जाएगा। अब जो अपना लास्ट पॉइंट है, एक तो सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है। वो दोनों देखिए। जो सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक न्याय ये समाज के अंदर जितना भी जो भी भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करने पर बल देता है, उसकी बात करता है। और राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस आधार पर किया जाए और ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिनके कारण उनका विकास है वो डगमगा रहा है। तो उन परिस्थितियों को वो सॉल्व करेगा, उन समस्याओं का समाधान करेगा, वो राज्य का कर्तव्य बनेगा। और उसके बाद में एक अभाव ये है कि अगर ये सामाजिक न्याय नहीं होगा तो वहां पर न तो इक्वलिटी रहेगी न लिबर्टी रहेगी, यानी कि न ही स्वतंत्रता रहेगी न ही समानता रहेगी, उन दोनों का अभाव रहेगा। और ऐसी स्थिति में इसका समर्थन जॉन रॉल्स भी करता है, सामाजिक न्याय का। मां से नहीं से बोल रहे बेटा कुकरी अवेजी। अरे चुप रहो रे। ए मम्मी धीरे बोलो। अरे वीडियो बने। हाँ जी मम्मी को धीरे बोले।
सामाजिक न्याय की बात, आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो आर्थिक न्याय आप सीधा सीधा समझते हैं रुपए पैसों वाली बात। अगर रुपए पैसों की अगर विषमता है, जो ये एक ऐसी असमानता है, अगर इसको दूर कर दिया जाता है तो भी संघर्ष पैदा होता है, अगर नहीं दूर करें तो भी संघर्ष पैदा ही रहता है। एक घर की बात करते हैं। अगर एक घर में जब तक पापा जी कमाते हैं तब तक तो इक्वलिटी रहती है परिवार के अंदर। अगर वही पैसा अगर भाइयों में बढ़ जाता है और तब वो संघर्ष पैदा कर देता है। तो यही बात यहाँ पर की जाती है। कहते हैं कि जो आर्थिक विषमता है, राज्य इसको समाप्त करने का प्रयास करे, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा कतई नहीं होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पैसे किसी और को दिए जाए? नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपए है तो 200 रुपए हो जाए, लेकिन मेरे 100 रुपए 50 रुपए में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। और ये बात हमेशा राज्य क्या करेगा, अगर आर्थिक संसाधनों पर अगर वो नियंत्रण लगाता है आर्थिक संसाधनों पर, तो वो हमेशा अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है उसको कम करने का प्रयास राज्य अवश्य करता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। इसी बात का समाजवादी भी समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अगर ये जो बीच की जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में, अगर ये समाप्त हो गई तो हमेशा प्रयास भी किया गया अगर इसका, तो वर्ग संघर्ष की स्थिति बन जाएगी और लोगों में आपस में वर्ग की जो अमीर और गरीब है इनके बीच संघर्ष चलता रहेगा। ये था अपना सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों कंप्लीट। आगे है निष्कर्ष। वो हमने जो न्याय के रूप थे वो पढ़ लिए। अब हम देखते हैं जो न्याय का निष्कर्ष क्या है। न्याय को अपन ने पढ़ा, अच्छे तरीके से समझा, उनका विश्लेषण कीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा न्याय में कितना परिवर्तन हुआ और क्या परिवर्तन हुआ वो भी। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर अपन देखते हैं तो यहाँ अपन देखेंगे कि जो पहले जो प्राचीन काल से जो न्याय का ढांचा था उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो वो है तो उसमें पहले की अपेक्षा उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन जो उनका मेन लक्ष्य रखा गया था, मेन टारगेट था, उनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ और न ही कोई बड़ा बदलाव हुआ। तो उस लक्ष्य तो आज भी वही है जो पहले था। अब रही हमारे न्याय के उद्देश्य की बात। तो उद्देश्य में अपन देखते हैं तो उद्देश्य में न्याय के जो सिद्धांत हैं उसमें अपन सामाजिक जीवन की बात करते हैं और सामाजिक जीवन के अंदर जो ये लाभ और दायित्वों के बीच जो तर्कसंगत वितरण है, ये सामाजिक जीवन के अंदर जो लाभ और दायित्वों के जो तर्कसंगत वितरण की बात करते हैं, तो ये तर्कसंगत वितरण से ही न्याय का उद्देश्य निकलता है। अब जो ये न्याय है ये कहाँ तक प्रासंगिक है और कहाँ तक इनके अभाव की बात आती है, तो अपन कह सकते हैं कि समाज के अंदर न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज में ही प्रासंगिक रही है जिस समाज के अंदर सेवाओं से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित या फिर अवसर इत्यादि का अभाव हो। ये जहाँ पर नहीं थी वहां पर ये जो न्याय था ये प्रासंगिक रहा था। और आगे की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि और जहां पर ये प्राकृतिक कानून थे, प्राकृतिक अधिकार थे और संपत्ति जैसे अधिकार थे व्यक्तियों के पास में, अगर उन सब की अपन संबंधों की बात करते हैं और उनके साथ नैतिक कुछ मान्यताएं थी, अगर उन नैतिक मान्यताओं की बात करते हैं तो नैतिक मान्यताओं की जो बात थी उनकी आलोचना करने वाले लोगों में और उनके साथ में कुछ परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करने के साथ ही हमें नई स्वतंत्रता की और गुंजाइश मिली और कुछ ऐसी प्रणालियां विकसित हो गई जिसमें न्याय की चर्चा करना ही क्या हो गया, निरर्थक हो गया। अब निरर्थक कैसे हुआ, देखते हैं कि दो प्रणालियां सामने हैं आपके। एक तो है शुद्ध सत्ताधारी। इसमें ये होता है कि न्याय के जो नियम थे वो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन
सत्ताधारियों के अंदर प्रणाली, सत्ताधारी प्रणाली के अंदर जो न्याय के जो नियम है, इनमें अपन समय समय पर उसमें बदलाव कर सकते हैं, उनके नए नियम बना सकते हैं, उनकी गुंजाइश होती है। उनको तो बोलते हैं शुद्ध सत्ताधारी प्रणाली। अगर ऐसे न्यायिक, सॉरी, जो अपने न्याय के नियम जिसको बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है और नए मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं शुद्ध प्रतीकात्मक प्रणाली। अब रहती बात ये है, एक कोई अपन कहते हैं कि ये न्याय कहाँ पर रहेगा, कहाँ तक नहीं रहेगा, तो कहते हैं कि एक ऐसा समाज जो काल्पनिक दृष्टि के बना हुआ है और वहाँ न्याय की स्थापना हो जाती है, तो एक काल्पनिक साम्यवादी है जो राष्ट्र है वो समाप्त हो जाएगा, ये जो समाज है ये समाप्त हो जाएगा। अब रही आवश्यकताओं के अनुसार, ये कहते हैं कि जो वितरण के जो नियम बनाए गए हैं, वितरण के जो संसाधन है, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें वितरण किया जाता है। तो ये जो न्याय है ये सही है और किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय भी नहीं होगा अगर जो वितरण का मानदंड है वो उनकी योग्यता रखते हैं। तो ठीक है, ये था अपना न्याय। तो धन्यवाद। कल अगला टॉपिक है अपना, वो है शक्ति।